बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है इसको लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप हिंदी साहित्य विषय से टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती टेट एलटी या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि महाभारत को आधार बना करके लिखा गया, अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया पहला नाटक कौन है। पहला कह रहा है शक विजय, पहला राजा, कोणार्क और अंधा युग। तो बच्चों इसमें जो नाटक लिखा गया है वो अंधा युग है, और ये किसका है? धर्मवीर भारती का। प्रकाशन वर्ष इसका जो है वो 1954 है। ये 1954 में प्रकाशित है। चलिए सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसके द्वारा कहा गया है। तो आपको ये बताना है कि स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसके द्वारा कहा गया है। वर्णदत्त के द्वारा, देवसेना, बंधु वर्मा और मातृगुप्त, किसके द्वारा जो है यह कहा गया है। स्कंदगुप्त नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद का नाटक है और इसका प्रकाशन 1928 में हुआ था। तो यह बात वर्णदत्त के द्वारा कही गई है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा दूसरे का। चलिए सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है। एलिश, लीला, जयमाला और नीला। आपको बताना है कि इन चारों में से चंद्रगुप्त नाटक से किसका संबंध नहीं है। तो बच्चों इसमें सी जो जयमाला है इसका संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है। तो तीसरे का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर चौथे का। चौथा क्या कह रहा है। कह रहा है एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। ये कथन किसका है। तो आपको बताना है कि आधे अधूरे के संदर्भ में यह बात किसने कही है। आधे अधूरे नाटक जो है वो मोहन राकेश का नाटक है। तो सुधा शिवपुरी, बाबा करात, इब्राहिम अलकाजी, ओम शिवपुरी। तो बताना है कि यह किसने कहा है आधे अधूरे के संबंध में। तो बच्चों इसको कहा है ओम शिवपुरी ने। ऑप्शन नंबर डी जो है वो चौथे का सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर पांचवा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है भारतीय द्वीप के प्रमुख निबंधकार हैं। तो आपको ये बताना है कि भारतीय द्वीप के प्रथम प्रमुख निबंधकार कौन है। पद्म सिंह शर्मा, काशीनाथ खत्री, श्याम बिहारी मिश्र, राधा चरण गोस्वामी। नीचे विकल्प दिया है, बताना इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। ए कह रहा है कि पहला और चौथा, बी कह रहा है दूसरा और तीसरा, सी कह रहा है दूसरा और चौथा, और डी कह रहा है कि पहला और दूसरा। तो पांचवी का उत्तर आपको देना है। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। दूसरा और चौथा हो जाएगा। कौन सा होगा? दूसरा और चौथा हो जाएगा। काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी। चलिए अब सवाल नंबर छठवां देखते हैं। छठवां सवाल नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है। तो आपको ये बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है उसके किस निबंध संग्रह से लिया गया है। अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज और आलोक पर्व। तो आपको बताना है कि किससे लिया गया है। तो देखो बच्चों यह निबंध जो है वो कल्पलता से लिया गया है। और कल्पलता जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है इसका प्रकाशन 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। चलिए सवाल नंबर सातवां क्या कह रहा है। कह रहा है शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित है। आपको बताना है कि शिव शंभू के चिट्ठे जो है वो किसको संबोधित है। वारेन हेस्टिंग्स को, लॉर्ड क्लाइव को, लॉर्ड रिपन को या लॉर्ड कर्जन को। तो बताना है कि शिव शंभू के चिट्ठे जो है वो किसको संबोधित है। तो चलिए बच्चों लॉर्ड जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं वो लॉर्ड कर्जन को संबोधित है। किसको है? लॉर्ड कर्जन को संबोधित है। और इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शिव शंभू के चिट्ठे जो है वो भारत मित्र पत्रिका में 1903 से लेकर के और 3-4 के बीच, और कहीं कहीं 3 से 7 तक मिलता है के बीच में ये प्रकाशित हुआ था। चलिए सवाल नंबर आठवां क्या कह रहा है।
कह रहा है कि भारत दुर्दशा के बारे में कौन सा विचार सही है। तो भारत दुर्दशा नाटक के बारे में आपको बताना है कौन सा विचार सही है। भारतेंदु का प्रसिद्ध नाटक है। एक पहला कह रहा है कि इसका प्रारंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से होता है। दूसरा कह रहा है कि यह राजनैतिक नाटक है। तीसरा कह रहा है विचार प्रधान है। और चौथा कह रहा है कि भारत के विकास की बात इसमें अंग्रेजों द्वारा कही गई है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी बात सही है। ए कह रहा है कि दूसरी और तीसरी बात, बी कह रहा है पहली और दूसरी बात, सी कह रहा है कि दूसरा और चौथा, और डी कह रहा है तीसरा और चौथा। तो आपको आठवां का बताना है कि कौन सा सही होगा। तो बच्चों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दूसरी और तीसरी बात सही है। यह एक राजनीतिक नाटक है और यह एक विचार प्रधान नाटक है। पहला और चौथा इसमें गलत है। चलिए अब बात करते हैं नवा। कह रहे सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है कास चुप है, मूक साल पलास चुप है, बन सके तो धंसो इनमें धस न पाती हवा जिनमें। यह जो काव्य पंक्ति है इसका आशय क्या है। सतपुड़ा के घने जंगल, यह कविता जो है भवानी प्रसाद मिश्र की है और उनके संग्रह गीत परोस से ली गई है जिसका प्रकाशन 1956 में हुआ था। तो आपको बताना है कि इसका आशय क्या है। ए कह रहा है कि जंगल घना और भयावह है। दूसरा कह रहा है कि जंगल में जीवन का कोई निशान नहीं है। और तीसरा कह रहा है अर्थात सी कि यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं है, जीवन की चुनौतियां हैं। और डी कह रहा है कि यह जंगल केवल योगी यतियों के लिए उपयुक्त है। तो आपको बताना है कि कौन सा बात इसमें जो है, कौन सी बात या कौन सा आशय जो है इसमें सही है। तो बच्चों नवा का उत्तर जो है वो सी सही हो जाएगा। जंगल केवल जंगल नहीं है बल्कि यह जीवन की चुनौतियां भी हैं। चलिए सवाल नंबर 10वां क्या कह रहा है। 10वां कह रहा है कि बीन भी हूं मैं गीत में, स्वयं के संबंध में महादेव वर्मा ने जिन कथनों का उपयोग किया है, एक ऐसे अंश नीचे दिए गए हैं, इन्हें गीत में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। किस क्रम में लगाना है, पहले से बाद में। पहला है स्मित की चांदनी, दूसरा है कुलहीन प्रवाहिनी, तीसरा है सुनहली दामिनी, चौथा है अखंड सुहागिनी, और पांचवा है तुम्हारी रागिनी। अब नीचे दो विकल्प दिए गए हैं, आपको उसमें इनका क्रम लगाना है। ए कह रहा है कि क्रम होना चाहिए पांचवा दूसरा चौथा तीसरा पहला, बी कह रहा है पांचवा चौथा दूसरा तीसरा पहला, सी कह रहा है कि चौथा पांचवा तीसरा पहला दूसरा, और डी कह रहा है पांचवा पहला चौथा तीसरा और दूसरा। तो 10वें का उत्तर बताना है बच्चों कौन सा सही हो जाएगा। तो 10वें में सही हो जाएगा बच्चों ए ऑप्शन, पांचवा दूसरा चौथा तीसरा और पहला, अर्थात ए ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 11 में। कह रहा कि धिक धाय तुम हो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्मधूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। इस काव्य पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचना से है। साकेत, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, संशय की एक रात। तो आपको बताना है कि इसका संबंध किससे है। साकेत से है, तुलसीदास से है, राम की शक्ति पूजा से, कि संशय की एक रात से। तो बच्चों इसका संबंध तुलसीदास रचना से है। तुलसीदास रचना का प्रकाशन 1938 में हुआ था और यह निराला की प्रसिद्ध रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 11 का सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 में क्या कह रहा है। कह रहा कविता दो शब्दों के बीच की निर्भरता में रहती है, काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है। तो आपको बताना है कि काव्य भाषा के संबंध में यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है। नामवर सिंह के द्वारा, राम स्वरूप चतुर्वेदी, शमशेर बहादुर सिंह, या अज्ञे किसके द्वारा कहा गया है। तो बच्चों यह बात जो है वो अज्ञे के द्वारा कही गई है, अर्थात डी ऑप्शन जो है 12 का सही हो जाएगा। 12 का कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 13 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि धनी कौन होता है इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। यह संवाद गोदान के किस पात्रों के मध्य हुआ है। तो आपको बताना है कि यह संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हुआ है। गोदान प्रेमचंद की कालजयी रचना है। तो कह रहा है पहला मेहता और मालती, दूसरा कह रहा है गोविंदी और मेहता, सी कह रहा है दिग्विजय और मीनाक्षी, और डी कह रहा है मिर्जा खुर्शीद और राय अमरपाल सिंह। तो बच्चों यह जो कथन है 13 वाला, यह दो बंद के बीच गोविंदी और मेहता के बीच हुआ है। किसके, गोविंदी और मेहता के। तो 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 14 में। 14 में कह रहा है कि उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में आपको क्या करना है, लगा देना है। तो ए निसहाय हिंदू, बी परीक्षा गुरु, सी देवरानी जेठानी की कहानी, और डी नूतन ब्रह्मचारी। तो आपको बताना है कि इसका क्रम क्या बनेगा। पहला कह रहा है ए बी सी डी,
बी कह रहा है CBDA, सी कह रहा है BSAD और डी कह रहा है DSCB। तो आपको इसका प्रकाशन क्रम के अनुसार लगाना है। तो चलो बच्चों देखा जाए, ए अगर नूतन ब्रह्मचारी को निसहाय हिंदू को देखा जाए, कि निसहाय हिंदू जो था इसका प्रकाशन तो 1890 में हो गया है। कब हुआ है? 1890 में। परीक्षा गुरु का प्रकाशन जो है वो 1882 में हुआ। ठीक। देवरानी जेठानी की जो कहानी है इसका प्रकाशन अगर आप देखेंगे तो इसका 1870 में ही हो गया था। कब हुआ था? 1870 में हो गया था। नूतन ब्रह्मचारी का अगर आप देखेंगे तो इसका 1886 में हुआ था। कब हुआ था? 1886 में। तो मिला देंगे तो कौन सा आ जाएगा? तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। 14 का कौन सा सही होगा? बी होगा। देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी और निसहाय हिंदू, अर्थात 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम, किसका? रीतिकाल का श्रृंगार काल। चूंकि श्रृंगार टाइप करने में हो नहीं रहा है इसलिए इसमें गलत हो रहा है ना, तो आप श्रृंगार को ऐसे समझ ले, जहां भी लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, इसको याद समझ लीजिए। यहाँ भी लिखा हुआ है तो आप इसको श्रृंगार ऐसे समझ लें। तो पंडित विश्वनाथ मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। क्योंकि तो आपको ये बताना है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने शुक्ल के दिए गए नाम रीतिकाल के संदर्भ में ये कहते हैं कि इसका नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं? ए कह रहा है कि रीतिकाल नाम रखने से उनके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। बी कह रहा है कि श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया। सी कह रहा है कि सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। और डी कह रहा है कि श्रृंगार और प्रेम रस की रीतिकाल का मुख्य विषय है। तो उनके अनुसार रीतिकाल का नाम श्रृंगार होना चाहिए। ऐसा क्यों? तो उनका इसका मत इसलिए कि ताकि रीतिकाल का नाम रखने से जो है वो विभाजन क्या होता है? बंद हो जाता है, विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। इसलिए ए जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। 16 में कह रहा है कि मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो मिस्र बंधुओं ने आदिकाल का नाम जो है वो परिवर्तन काल भी रखा है। क्या रखा है? परिवर्तन काल भी रखा है। तो आपको ये बताना है कि परिवर्तन काल की समय सीमा क्या रखी है इन्होंने। तो पहला कह रहा है कि संवत 1890 से संवत 1924। दूसरा कह रहा है अर्थात बी कह रहा है कि संवत 1791 से संवत 1889। सी कह रहा है कि संवत 1890 से सन 1925 और डी कह रहा है कि संवत 1791 से लेकर के 1889 तक। तो आपको परिवर्तन काल की सीमा निर्धारित करनी है। तो 16 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो मिस्र बंधुओं ने समय क्या माना है? 1890 से 1924 विक्रमी संवत तक इसका समय जो है वो निर्धारित किया है। चलिए सवाल नंबर 17 में क्या कह रहा है? कर को सेवदानी को भरी दृग पानी रही, को घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है। इस पंक्ति में सात्विक अनुभावों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुसंगत है? ए कह रहा कंप, अश्रु और रोमांस, बी कह रहा स्वेद, अश्रु और वैवरण, सी कह रहा स्वेद, अश्रु और प्रलय और डी कह रहा स्तंभ, अश्रु और स्वरभंग। तो बच्चों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो उत्तर हो जाएगा इसका सी। तो 17 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है 17 का सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 18 में। कह रहे के पतियां ले जायत रे पद के अनुसार कवि विद्यापति नायिका के प्रियतम के किस माह में लौटकर आने की बात करते हैं? श्रावण माह में, अश्विन माह में, कार्तिक माह में या मार्गशीर्ष माह में? तो आपको बताना है किस माह में आने की बात करते हैं। तो बच्चों जब इस कविता को हम पढ़ते हैं तो इसकी अंतिम पंक्ति है आओत मोर शामन भावन रे यही कार्तिक माह। क्या कहते हैं? आओत मोर भावन रे यही कार्तिक माह। तो किसका वर्णन करते हैं? कार्तिक माह का वर्णन करते हैं। तो कार्तिक माह में आते हैं और जाने की बात जो है सावन माह में की गई है और आने की बात कार्तिक माह में की गई। चलिए सवाल नंबर 19 में क्या कह रहा है? कह रहे वे आप ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए हैं। गांधी, नेहरू और यासेर अराफात। संस्मरण में यह कथन किसने, किससे और किसके लिए कहा है? ए कह रहा है लेखक भीष्म साहनी ने महात्मा गांधी के निजी सचिव से गांधी जी के लिए। बी कह रहा है यासेर अराफत ने लेखक भीष्म साहनी से महात्मा गांधी के लिए। सी कह रहा है कि श्रीमती रामेश्वरी नेहरू ने अपने पति से पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। और डी कह रहा है कि लेखक भीष्म साहनी ने अपने भाई बलराज साहनी से गांधी जी के लिए। तो आपको ये बताना है कि भीष्म साहनी का ये जो संस्मरण लिखा गया है इसमें इस बात को किसने कहा है? तो 19 का उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। यह शेर अराफात ने लेखक भीष्म साहनी से गांधी जी के बारे में यह बात
कही थी। चलिए अब बात करते हैं 20 में। कह रहे सेवा धर्म में भक्तिन अपना मुकाबला किस भगवान से करती है? तो भक्तिन जो है ये किसके द्वारा रचित जो है वो है, तो ये महादेवी वर्मा का भक्तिन है। तो आपको बताना है कि इसमें भगवान किस भगवान से अपना मुकाबला करती है? शिव से करती है, राम से, हनुमान से या गणेश से? तो मुकाबला वो हनुमान से करती है। किससे करती है? हनुमान से। तो 20 का उत्तर सी हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि महादेवी वर्मा के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। यह पंक्ति किस आलोचक की है? तो आपको बताना है कि किस आलोचक ने महादेवी वर्मा के संदर्भ में यह बात कही है। ये कह रहा है कि नंद दुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो 21 का उत्तर क्या हो जाएगा? 21 का उत्तर बी हो जाएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 22 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित पंक्तियों और लेखों में सुमेलित नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी पंक्ति जो है वो सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी कह रहा है कि आचरण की सभ्यता का यह देश ये निराला है, प्रताप नारायण मिश्र। सी कह रहा है कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए, रामचंद्र शुक्ल। और डी कह रहा है कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट। तो आप बताना कि कौन सा इसमें कथन है जो सुमेलित नहीं है। तो बच्चों जो कथन सुमेलित नहीं है वो बी वाला सुमेलित नहीं है, क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र का नहीं है बल्कि सरदार पूर्ण सिंह का है। किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का है। तो बी सुमेलित नहीं है। चलिए 23 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का कौन सा युग्म असंगत है? तो आपको बताना कि कौन सा इसमें असंगत है। पहला कह रहा है कि मोहनदास नमिसराय, मेरे दिन मेरे वर्ष। बी कह रहा है तुलसीराम मणिकर्णिका। सी कह रहा है कि लक्ष्मण गायकवाड़ नागफनी। और डी कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि तिरस्कृत। तो बताना कि कौन सा विकल्प इसमें से असंगत है। तो बच्चों जो असंगत है वो सी वाला है, क्योंकि नागफनी इनका नहीं है बल्कि किसका है? ये रूपनारायण सोनकर का है। इसका प्रकाशन 2007 में हुआ था। रूपनारायण सोनकर का है, ये इनका नहीं है। चलिए सवाल नंबर 24 में बात करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि रचनाओं और उनके रचनाकारों में सुमेलित है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित है और कौन तीन इसमें सुमेलित नहीं है। ये कह रहा है कि भारतीय संस्कृति के स्वर विद्वान निवास मिश्र, लिखी कागज कोरे महादेवी वर्मा, तुम चंदन हम पानी अगे, और संस्कृति और साहित्य रामविलास शर्मा। तो कौन सा इसमें सुमेलित है उसका चयन करना है। तो सुमेलित बच्चों डी वाला है। कौन सा है? तो डी ऑप्शन इसमें सुमेलित है। भारतीय संस्कृति के स्वर ये सुमेलित नहीं है, चूंकि ये महादेवी वर्मा का है 1993 में। लिखी कागज कोरे ये जो है 1972 में अगे का है। और तुम चंदन हम पानी जो है ये विद्यानिवास मिश्र का 1957 में है। इसलिए सुमेलित जो है वो कौन सा ऑप्शन हो गया है? डी है, बाकी सुमेलित नहीं है। और आज का अंतिम सवाल 25वां कह रहा है कि मेरे जान तो मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है, और उसमें हर्ज पढ़ने से ही दुख होता है। परीक्षा गुरु उपन्यास में कथन किसका है? तो आपको बताना है कि परीक्षा गुरु उपन्यास में कथन किसका है। मुंशी चुन्नीलाल, लाला ब्रजकिशोर, मास्टर शिव शंभू, सिंभू दयाल, और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये कथन जो है मास्टर सिंभू दयाल का है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अच्छे लगे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।